गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 10th क्लास हिस्ट्री हम कर रहे हैं, जिसमें सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें आज हम 3.2 जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, जिसमें हम थर्ड टॉपिक कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ, उसके बारे में रीडिंग करेंगे। इसमें कहना चाहता है बेटा कि लोग, ये टॉपिक की जो हेडिंग है वो है लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। मीन्स जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसको लोगों ने किस तरह से अपने नज़रिए से किस तरह से उसमें भाग लिया। सभी लोगों की अलग अलग तरह की सोच थी, सभी अपने अपने तरीके से इस आंदोलन में भाग ले रहे थे और अपने तरीके से उस आंदोलन को चला भी रहे थे। बहुत सारे लोगों के लिए इसका मीनिंग कुछ अलग ही तरीके का था। तो देखते हैं हम इसमें, और जो लोग इसमें शामिल हुए वो हमारे समाज के किन तबकों से थे, किस तरह के लोग थे। तो इसमें जो बताया गया है, सबसे पहले गांव में जो संपन्न किसान समुदाय था, जैसे गुजरात का संपन्न समुदाय जो किसान समुदाय था, संपन्न मीन्स जिसके पास अच्छा पैसा था, अच्छी ज़मीन थी। जैसे गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के जो पटीदार थे वो अच्छे संपन्न किसान थे। उत्तर प्रदेश के जो जाट थे वो भी काफ़ी संपन्न थे उस समय में। तो वो ये सभी जो लोग थे ये आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे। कारण क्या था? कारण ये था कि जो व्यावसायिक फसलों को अंग्रेज ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, जो नॉर्मल फसलें थी उनको बढ़ावा नहीं दे रहे थे। अब व्यावसायिक फसलों की खेती की वजह से वो व्यावसायिक फसलें मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती थी, उसके रेट बिल्कुल डाउन जा रहे थे, व्यापार मंदा चल रहा था। अब उनकी कीमतें इतनी गिर गई थी कि जो ये किसान थे इनको जो नगद पैसा मिलता था उससे ये अपना जो सरकारी लगान था ना वो भी नहीं चुका पाते थे। हालांकि इतने बड़े किसान होने के बावजूद भी इनकी ऐसी हालत हो गई थी। इस वजह से इनमें असंतोष रहा और ये सरकार जो लगान इनके ऊपर लगा रही थी वो कम करने के लिए काफ़ी गुजारिशें लगाई इन्होंने, लेकिन सरकार जो है वो लगान कम करने के लिए तैयार नहीं थी। इनमें असंतोष फैल चुका था। इसीलिए इन किसानों ने, जो संपन्न किसान थे, इन्होंने बढ़ चढ़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। मीन्स जो दूसरे सदस्य थे उनको भी कहा कि तुम भी हमारे साथ आओ। जो लोग इस आंदोलन में नहीं आ रहे थे उनको मजबूर कर दिया कि तुम्हें भी हमारा साथ देना पड़ेगा। देखो हुआ ये 1931 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको गांधी जी ने वापस ले लिया, उसको आंदोलन को वापस ले लिया गया, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने लगान को कम नहीं किया। उनकी मांगे मानने के बावजूद भी आंदोलन को वापस ले लिया गया और लगानियों का यूँ रह गया। इससे ये जो सारे संपन्न किसान थे ये नाराज़ हो गए और जब 1932 में ये आंदोलन फिर से चलाया गया तो इन्होंने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया और हिस्सा लेने से इनकार भी कर दिया। कहा कि इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, जब हम पहले भाग ले रहे थे तब भी तुमने तब ये आंदोलन बीच में बंद कर दिया, हमारी मांग मनवाए बिना ही। एक तो संपन्न किसान हो गया। दूसरा इसमें कौन था? गरीब किसान। अब गरीब किसान इसमें क्यों जुड़ा और किस तरह से वो भाग ले रहा था, क्या क्या उसके साथ सिचुएशन थी वो देखो। गरीब जो किसान थे वो सिर्फ लगान की वजह से ही नहीं परेशान थे अंग्रेज़ों से, दूसरी दिक्कत और थी। अब जो गरीब किसान था उनके पास खुद की तो ज़मीन नहीं थी, वो बेचारे क्या करते थे, पट्टे पर ज़मीन लेते थे। पट्टे पर मतलब ठेके पर। अब उन ठेके पर ज़मीन लेने की वजह से उसका एक तो लगान देना अंग्रेज़ों को, और ऊपर से जिससे ठेके पर ज़मीन ली गई है उस ज़मींदार को उसका भाड़ा देना। इस वजह से ये बहुत मुसीबत में आ गए। ये वो भाड़ा देना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। महामंदी इतनी हो चुकी थी, पूरा विश्व ही महामंदी से गुजर रहा था क्योंकि विश्व युद्ध खत्म हुआ था। उस विश्व युद्ध की वजह से ये ऐसा दौर था जो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मंदी का दौर था। अब ये किसान जो हैं ये अलग अलग जो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, जिस तरह से उनके साथ जुड़ते गए, जो रेडिकल आंदोलन थे उनमें इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और इनका जो नेतृत्व किया जा रहा था वो जो समाजवादी थे या कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग थे वो उनके हाथों में इसकी लीडरशिप थी। अब दिक्कत एक और आई, ये भाड़ा की विरोध, ये इनके लिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इनके मायने में ये था कि जो हमारा भाड़ा है, जो हमारा लगान है और जो हमारा भाड़ा है उसको माफ़ करेगी, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने सविनय आंदोलन में भाग लिया। लेकिन जो कांग्रेस थी वो इनका साथ नहीं दे रही थी, वो हिचकिचा रही थी, क्योंकि अगर वो गरीब किसान का साथ देगी तो जो जमींदार हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े किसान हैं,
वो फिर इनसे नाराज़ हो जाएंगे। इनको पैसे की जो हेल्प मिलती थी आंदोलन के अंदर, जो सम्मेलन वगैरह होते थे उसमें जो पैसे की ज़रूरत थी वो बंद हो जाएगी। इस वजह से जो गरीब किसान था उसकी तरफ कांग्रेस कम ध्यान देती थी, और यही वजह थी कि कांग्रेस और जो किसान था उनके बीच में थोड़ा इतना अच्छा संबंध नहीं था। जो तीसरा समुदाय था वो था व्यापारी वर्ग। अब व्यापारी वर्ग की जो स्थिति थी, पहला जो विश्व युद्ध हुआ उस विश्व युद्ध के चलते हुए भारत के जो व्यापारी थे उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ध्यान कम देना शुरू किया और जो युद्ध था उस पर ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर दिया। इस वजह से उनके जो व्यापार थे वो यहाँ डाउन चल रहे थे। तो हमारे व्यापारियों ने मौका देकर अपने व्यापार खड़े कर दिए। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें भी माल की ज़रूरत थी, यहाँ से माल लेकर जाते, वहाँ युद्ध के लिए यूज़ करते और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते। तो इस वजह से वो हमारे जो व्यापारी थे वो फिर से थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में आ गए थे और ताकतवर भी बन चुके थे। अच्छी जो डिटेल है इसकी वो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, व्यापारियों के बारे में, कि किस तरह से पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी अमीर बने। वो पूरी तरह से डिटेल हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही समझो कि विश्व युद्ध की वजह से हमारे व्यापारियों को बहुत सारा फायदा भी हुआ। अब ये जो व्यापारी थे ये चाहते थे कि जो औपनिवेशिक हैं, जो हमारे ऊपर अंग्रेज हैं, हम उनकी उन नीतियों का विरोध करेंगे जिससे हमारे व्यापार में दिक्कत आएगी, जिससे हमारे व्यवसाय में कोई रुकावट आएगी। ये सिर्फ उनका विरोध कर रहे थे। तो इसका मतलब जो सविनय आंदोलन था वो व्यापारी के वर्ग में क्या था, वो इनकी जो नीतियाँ थी अंग्रेजों की व्यापार के खिलाफ, हम भारतीय व्यापार के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ, उससे राहत चाहते थे ये। तो इसलिए ये इसके साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने अपने जो लोग थे इनको संगठित करना शुरू कर दिया, जितने भी व्यापारी थे, और उनको संगठित करके एक 1920 में एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल कांग्रेस। इसकी स्थापना की। एक और चीज़ की स्थापना की जिसका नाम है फिक्की। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। इसकी 1927 में स्थापना की गई। ये बेटा आप अंडरलाइन जरूर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो वहाँ पर ये कई बार पूछा जाता है। फिक्की से आप क्या समझते हो, या फिक्की की स्थापना कब की गई। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई, और फिक्की से आप क्या समझते हो मतलब वहाँ पे हमें फुल फॉर्म राइट करनी है। तो इसकी जो स्थापना थी 1927 में भारतीय व्यापारियों द्वारा की गई, जिसका पूर्ण रूप है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। अगर इंग्लिश की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की है। तो इनका गठन कर दिया उन्होंने। अब इसका काम क्या था, इसका काम यही था कि ये भारतीय जो व्यापारियों के लिए खिलाफ जो अंग्रेज नीतियाँ अपना रहे हैं उनका विरोध करना। तो इसका जो नेतृत्व जो करने वाले थे उसमें जाने माने काफ़ी सारे बड़े बड़े व्यापारी थे, उद्योगपति थे, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और GD बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपति ने इसका नेतृत्व किया। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो औपनिवेशिक नियंत्रण था उसका विरोध करने लगे कि अंग्रेज़ों का नियंत्रण नहीं रहेगा, यहाँ जो है यहाँ हम अपने तरीके से व्यापार चाहते हैं कि हमारे व्यापार को भी फलने फूलने दिया जाए। हम जो हमारे यहाँ माल तैयार करते हैं उसी को हमारे देश में बेचें, न कि बाहर से माल आयात किया जाए। मीन्स जो माल इंपोर्ट किया जा रहा है उसके ऊपर बैन लग जाए, वो कम से अगर आए भी तो कम से कम आए, हमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। और अगर हमारा माल बाहर जाता है तो उसे भी जाने दिया जाए, उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह ज़्यादा ना लगाया जाए। तो इस तरह की इनकी बातें थी। इसीलिए इन्होंने सिविल नाफरमानी जो आंदोलन था, सिविल मीन्स जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसका समर्थन किया, और समर्थन भी अच्छे तरीके से किया। आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी जो आंदोलनकारियों को, आर्थिक सहायता भी दी, और तरह की भी जो सहायता थी वो भी इन्होंने उसको दी। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग मीन्स इसमें जो ये उद्योगपति थे, व्यवसायी थे, ये स्वराज, इनके लिए जो स्वराज था ना वो ये था कि हमारे लिए स्वराज एक ऐसा दिन लेकर आएगा जब हमारे व्यापार पर किसी तरह की कोई भी मतलब रोक टोक नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी, हम अच्छे से व्यापार कर पाएंगे, हमारा जो व्यापार है वो बिल्कुल अच्छे से फलेगा फूलेगा। और लेकिन इनकी जो ये सब चीज़ें थी, ये उत्साह था, जो इनके अंदर जोश था, ये बहुत ही जल्दी ठंडा पड़ गया। क्यों? जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी लंदन गए थे इरविन के साथ समझौता करके, गांधी इरविन पैक्ट था जो, उसके बाद लंदन गए थे, वो गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया था। उसमें गांधी जी को कोई खास मतलब उम्मीद नहीं लगी, वो असफल रहा। गांधी जी खाली हाथ यहाँ पर लौटे, कोई खास उनको मतलब
अनुमतियाँ और अंग्रेज़ों से राहत नहीं मिली। इस वजह से इनका जो उत्साह था वो जल्दी ही ठंडा हो गया, जोश ठंडा हो गया। फिर उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। फिर इन्हें जो था, इन्हें ये भी डर था कि कहीं उग्र गतिविधियाँ ज़्यादा ना बढ़ जाए, और वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्य के समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। अब ये व्यापारी वर्ग डरा हुआ था कि कहीं अब जो गांधी जी खाली हाथ लौटे हैं, गांधी जी जो मतलब बिल्कुल गोलमेज सम्मेलन जिनके लिए असफल रहा, तो कहीं अब यहाँ जो भारतीय जनता है वो गुस्से में ना जाए और गुस्से में फिर अपना आंदोलन ना शुरू कर दे, मतलब गुस्से वाला जो हिंसात्मक था वो शुरू ना कर दे। ये डर इनके लिए काफ़ी बना हुआ था, क्योंकि इससे फिर इनके व्यापार को भी नुकसान हो सकता था। नेक्स्ट है, अब एक और वर्ग जो इसके साथ जुड़ा हुआ था। देखो हमने 3 वर्ग पढ़े, एक तो संपन्न किसान पढ़ा, एक गरीब किसान पढ़ा और एक व्यवसायी वर्ग पढ़ा। अब पढ़ेंगे औद्योगिक श्रमिक मजदूर। औद्योगिक श्रमिक का मजदूर का मतलब है बेटा कि जो बड़े बड़े कारखाने थे, जो उद्योग लगे हुए थे, उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने इस आंदोलन में ज़्यादा भाग नहीं लिया। एक स्पेशल जगह को छोड़कर, वो थी नागपुर। नागपुर के तो काफ़ी सारे लोगों ने इसमें भाग लिया, बाकी पूरे भारत के अंदर अगर बात की जाए तो ज़्यादा लोग इससे नहीं जुड़ पाए। उसका कारण ये था कि जो किसान थे वो मजदूर थे, श्रमिक थे कारखानों के, वो क्या देख रहे थे कि जो उनके उद्योगपति हैं, जिन कारखानों में वो काम कर रहे हैं, उनके मालिक और कांग्रेस के बीच में बड़े अच्छे संबंध बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से मजदूर वर्ग जो था वो कांग्रेस से कटने लग गया, दूर हटने लगा। उन्हें लगा कि ये फिर हमारा क्या भला करेंगे, ये तो हमारे मालिकों के साथ मिले हुए हैं। अब इनकी क्या मांगे थी? इनकी मांग इस तरह की थी कि जो ये इनके साथ, एक तो मतलब इनको दिक्कत थी रोजगार, वो मजदूरी की, इनको बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। दूसरा, इनकी जो स्थिति थी उन कारखानों में वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत बुरा हाल था, ना तो अच्छे से रहने की जगह थी, ना सुविधाएं नहीं थी इतनी अच्छी। तो उसके लिए इन्होंने मतलब लड़ाई लड़ रहे थे, ये बहुत सारी परिस्थितियाँ मतलब इन्होंने देखी थी, उसी के लिए ये कर रहे थे हड़ताल वगैरह, लेकिन इतनी इनकी बात नहीं बनी। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खान, जो टीन की खान थी, वहाँ के हजारों लोगों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। देखो हिस्सा लिया, लेकिन जो 1900 मतलब इतना ज़्यादा अच्छे वाला नहीं हो पाया। उसके बाद कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांग को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। मतलब जब भी कांग्रेस सम्मेलन करती थी तो जो मजदूरों की मांग होती थी, मजदूरों का जो हित होता था, उसके बारे में बहुत ही कम चर्चा करती थी, या तो करती नहीं थी, अगर करती तो बहुत कम करती थी। क्योंकि वही दिक्कत थी कि जो उद्योगपति हैं उनसे उन्हें पैसा मिल रहा था, आंदोलन चल रहा था, अगर वो उनको नाराज़ कर देगी तो इनके आंदोलन ठंडे पड़ जाएंगे। इनके पास जो आमदनी है, मतलब जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जो सम्मेलन किए जा रहे हैं, उनका खर्चा नहीं होगा तो लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। इस वजह से कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। नेक्स्ट है सिविल नाफरमानी आंदोलन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें जो शामिल हुई वो है औरतें। तो देखो औरतों ने भी बहुत सारा इसमें हिस्सा बढ़ चढ़कर लिया। गांधी जी ने जैसे नमक सत्याग्रह किया था, तो जब गांधी जी दांडी यात्रा पर गए थे नमक बनाने के लिए, जब उन्होंने वो यात्रा शुरू की थी, तो वो हमने पढ़ा था कि हर रोज़ 10 मील चलते थे, 240 किलोमीटर की वो थी, 24 दिन में 240 मील था और 24 दिन में उन्होंने पूरा किया। तो हर रोज़ 10 मील चलने के बाद वो कहीं ना कहीं रुक जाते थे। तो लोगों के अंदर ये न्यूज़ फैल चुकी थी पहले ही कि गांधी जी यात्रा पर आने वाले हैं। तो वो क्या होते थे, पता चल जाता था कि आज गांधी जी शाम को इस रास्ते पर इस गाँव के पास डेरा लगाएंगे। तो हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर बैठ जाते थे, उनके वचन, उनकी बातें सुनते, उनके जो गांधी जी थे उनको शिक्षा दीक्षा देते कि तुम्हें आंदोलन को मजबूत बनाना, भारत को आज़ाद करना, इस तरह की जो भी बातें होती, उसमें जुलूस वगैरह जो निकाले जाते, वो सारी मीटिंग्स वहाँ होती थी रास्ते में। तो इन हजारों की संख्या में वहाँ पर औरतें भी बहुत ज़्यादा आती थी। औरतें भी गांधी जी को सुनने के लिए घर से बाहर आती थी। जितने जुलूस होते थे, नमक बनाने का जो काम था, इन सब में भी औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और जो विदेशी कपड़ा था या जो विदेशी जो शराब की दुकानें थी, उसकी जो पिकेटिंग की गई थी, मतलब जो उनके ऊपर रोक लगवाई गई थी, उसकी तोड़ाफोड़ी की गई, उन सब में भी औरतें बहुत अच्छी मतलब मात्रा में शामिल थी। उसके साथ साथ बहुत सारी औरतें जेल भी गई थी। और जो शहर की अगर बात करें तो शहर में भी औरतें जो थी वो सक्रिय रूप से काम कर रही थी। जैसे जो
ऊंची जातियों के लोग थे वो भी अच्छे से काम कर रही थी। ग्रामीण इलाकों में जो संपन्न परिवारों की महिलाएं थी वो भी आंदोलन में भाग ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई नहीं देने लगा। गांधी जी ने आह्वान किया था, मतलब औरतों के लिए पुकार लगाई थी कि तुम भी इसी देश का हिस्सा हो, तुम भी अपने घरों से निकलो और आंदोलन में भाग लो बढ़ चढ़कर। लेकिन गांधी जी की एक यहाँ खास एक मतलब बात दिखाई गई कि गांधी जी जो थे वो, उनका मानना ये था कि गांधी जो औरतें हैं उनको सिर्फ घर तक सीमित रहनी चाहिए। मतलब चूल्हा चलाना, चूल्हा चौके का काम है, बच्चे पालना, अपने पति की देखभाल करना, परिवार की देखभाल करना, ये सबसे मेन कर्तव्य है एक औरत का, वो ये बात मानते थे। तो ये थोड़ा सा एक कुछ भी मान सकते हैं उस समय की जो सिचुएशन होगी या जो भी है, ये मान सकते हैं कि गांधी जी यहाँ थोड़ा सा मतलब एक एक बैकफुट मान सकते हो, उनका बैकफुट मान सकते हो कि एक पिछड़ा हुआ कदम है। लेकिन फिर भी औरतों ने बहुत अच्छे से भाग लिया। और एक जो ये कमी थी औरतों की, इसको आप अच्छे से महसूस भी कर सकते हो। कांग्रेस ने कभी भी लंबे समय तक, कांग्रेस के जो सम्मेलन होते थे या जो अध्यक्ष चुने जाते थे सम्मेलन के अंदर, उनमें कभी भी महिलाओं को नहीं चुना जाता था। बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत बाद में जाकर ऐसा देखने को मिला है। लेकिन कांग्रेस हमेशा हिचकिचाती थी कि किसी औरत को अध्यक्ष न बनाया जाए, या मतलब महत्वपूर्ण जो पद है, इंपॉर्टेंट पद है, उस पर नहीं भेजा जा रहा था औरत को। सिर्फ एक प्रतीकात्मक उपस्थिति के रूप में औरत का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा की सीमाएं। अब जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इसकी क्या लिमिटेशन थी, क्या सीमाएं थी? तो ये जो सभी सामाजिक समूह जो थे स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। अब ये जो स्वराज के लिए सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सभी के ऊपर स्वराज का प्रभाव पड़ रहा था। कई वर्ग ऐसे भी थे जो इससे दूर थे। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो अछूत लोग, जिनको कहा जाता था उस समय हमारे राष्ट्र के अंदर, क्या था कि कुछ एक मतलब एक वर्ग था जिनको अछूत माना जाता था, ऊंची जाति नीची जाति में बटा हुआ था। और ये 1930 के बाद जो इनको फिर दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे, 1930 के बाद इनको दलित कहते थे। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने लंबे समय तक क्या किया, दलितों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने इनके लिए ऐलान किया कि इनके लिए जो छुआछूत है, ये इसको मैं ख़त्म करूँगा। और उन्होंने कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि अगर तुम आज़ाद होना चाहते हो